गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक इन ज्योग्राफी ई क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे मानसून, इंडियन मानसून। अभी तक की हमारी जितनी कक्षाएं हुई हैं, हमने ये समझने और देखने का पूर्णतः मन से मनोयोग से प्रयास किया है कि वास्तविकता में इंडियन मानसून का जो सिस्टम है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हम बेसिकली देख रहे थे इंडियन क्लाइमेट को। इंडियन क्लाइमेट में हमने पहले शीत ऋतु देखी, फिर ग्रीष्म ऋतु देखी, और फिर हम वर्षा की ओर आए, रेनी सीजन की ओर आए। और वर्षा ऋतु में हम देख रहे थे कि किस प्रकार भारतीय मानसून, और क्योंकि रेनी सीजन फुली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, मानसून के ऊपर। मानसून को हमने देखा किस प्रकार से भारत में मानसून का प्रवेश होता है, क्या गतिविधियाँ रही। हमने इसके सिद्धांत भी देखे, जिसमें सबसे पहला हमने देखा कि किस प्रकार तापीय सिद्धांत, मानसून का सबसे पहले हमने तापीय सिद्धांत देखा था। मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करा रहा हूँ, जो कि दिया था हैली ने, एडमंड हैली ने 1686 के आसपास, 1690 के दशक में ये सिद्धांत इन्होंने दिया, जो काफ़ी समय तक मान्यता प्राप्त रही, जिसको भूगोल में उस समय अच्छा स्थान मिला। लेकिन समय के साथ ये पता चलता गया कि मानसून इतना सहज, इतना आसान नहीं हो सकता। गर्मियाँ हर साल, हम बाद में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गर्मियाँ हर साल पड़ती हैं। फिर क्या कारण है कि मानसून कभी प्रभावी रहता है, कभी हल्का हो जाता है। फिर बाद में उसके ऊपर और रिसर्च हुई और थोड़े नए विचार इसमें आए। फिर हमारे फ्लोन महोदय आए, फ्लोन महोदय ने गतिक सिद्धांत इसका दिया। गतिक सिद्धांत में हमने समझने का प्रयास किया कि उन्होंने गतिक सिद्धांत में ITCZ का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर के आए। विषुवतीय पछुआ पवनों के आधार पर ITCZ की थ्योरी को हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे अगर आप नहीं समझ में आता तो आप गतिक सिद्धांत मानसून का जाकर के ऊपर देख सकते हैं। ITCZ हमने देखा। उसके बाद भी कुछ चीज़ें थी जो इस सिद्धांत से भी छूटी हुई थी। हालांकि सिद्धांत से हमें मानसून की गतिविधि को समझने में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। फिर हमने इसके बाद देखा कि एक और अधिक जानकारी इकट्ठी करने के लिए मोनेक्स नाम का मिशन 1978-1979 के आसपास पूरी दुनिया ने मिलकर के मानसून एक्सपीडिशन के नाम से मोनेक्स, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, मोनेक्स का पूरा नाम मानसून एक्सपीडिशन करके है। और इंडिया में इसमें काफ़ी अपना सहयोग प्रदान किया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम और आता है, पी कोटेश्वरम। आप इस नाम को ध्यान रखें, हम इसको पहले डिनोट करवाना शायद भूल गए हैं, किसी भी बातों में रह गया होगा। पी कोटेश्वरम जो है, इन्होंने मोनेक्स में तो अपना योगदान दिया ही, मोनेक्स में तो इनकी महती भागीदारी रही। साथ ही साथ जो हम देख रहे थे कि तिब्बत पठार का जो तापन वाला प्रभाव हमने देखा था, तिब्बत पठार तापन का जो प्रभाव था, और उससे जो पूर्वी जेट की उत्पत्ति हो रही थी, उसमें पी कोटेश्वरम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ इन्होंने अल्नीनो और लालिनो परिघटना को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया भारतीय मानसून के कॉन्टेक्स्ट में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, जिसका हमने ज़्यादा वाइडली जिक्र नहीं किया, कि भारतीय मानसून पर सोमाली धारा, ये अफ्रीका के पूर्वी तट से ये धारा चलती है, सोमाली धारा का भी भारतीय मानसून पर विशेष प्रभाव रहता है। ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया कि किस प्रकार ये भारतीय मानसून को प्रभावित सोमाली धारा करती है। इसके अतिरिक्त हमने जेट स्ट्रीम थ्योरी को भी देखा था। ये मैं सारी चीज़ें एक बार आपको मैं फिर बता दूं कि हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं। मानसून बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पूरे क्लाइमेटिक सिस्टम का है, क्योंकि हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है, या पूरे हमारे इंडिया की बात करें तो आज भी जीडीपी का ऑलमोस्ट 50%, जो जीडीपी का नहीं, हमारी पूरी जो देश की जनता है उसका ऑलमोस्ट 50% आज भी ले और बिल्कुल आश्रित है हमारा कृषि के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कृषि हमारे देश में अभी भी पूरे देश की जनता के हिसाब से अगर हम देखें 50% के आसपास, तो ये इसी से सही कहीं ना कहीं अपनी
आजीविका कमाती है। जीडीपी में योगदान की बात करें तो दिन प्रतिदिन जीडीपी में कृषि का योगदान घटता जा रहा है, लेकिन जब बात आजीविका की करें तो जिस देश में 50% का योगदान आजीविका के लिए कृषि या उससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनसे निकल के आता हो, तो वहाँ फिर मानसून बहुत प्रभावी या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कृषि हमारे देश में आज भी कृषि की जो तकनीकी है, आज हम क्लाइमेटिक रीजन पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये पूरा की पूरा एक 5-10 मिनट का वीडियो मानसून की इम्पोर्टेंस को लेकर के हम डिस्कस करें कि क्या इम्पोर्टेंस है भारत में मानसून की। तो कृषि हमारे देश में आज भी परंपरागत खेती की प्रणाली है, हम आज भी परंपरागत तरीक़ों से कृषि करते हैं। पिछले कुछ समय से मशीनीकरण की मात्रा बढ़ी ज़रूर है, मशीनीकरण हुआ ज़रूर है, लेकिन हमारे देश के आज भी जो किसान हैं, जो अधिकांश किसान हैं, लगभग 80%, एनएसएसओ का डेटा कहता है कि 86% के जो आसपास किसान हैं हमारे, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि इनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम, यानी कि सीमांत किसान हैं, इससे कम ज़मीन है। और जब इतनी अधिक संख्या में किसान जब इतने छोटे हैं, तो मशीनीकरण की जो दर है वो कम है हमारे यहाँ। हालांकि पिछले कुछ समय से मशीनीकरण बढ़ा है, लेकिन जब परंपरागत खेती होगी तो परंपरागत खेती जो होती है, और दूसरा इसके अलावा हमारे यहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव है। उत्तरी पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ लैंड की बात करें तो लैंड बहुत अच्छी है, लेकिन सिंचाई के अभाव में उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। तो ले दे करके बात ये आती है कि मुख्यतः खरीफ की जो फसल है पूरे देश में, खरीफ और रबी की फसल, ये 2 तरह की फसलें मुख्यतः, एक जायद, तीसरा भी। खरीफ की फसल हमारे मानसून सीजन में बोई जाती है, और ये मानसून इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि किस प्रकार खरीफ की जो फसल है उसका और मानसून का सीधा रिलेशन है। मानसून हाई तो खरीफ की जो पैदावार है वो भी हाई, मानसून डाउन तो हमारे खरीफ की फसल की पैदावार भी डाउन। और जब किसी एक सीज़न में, यानी कि हमारे यहाँ किसान ऑलमोस्ट 6 महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इस फसल के ऊपर आश्रित रहता है। जब मानसून डाउन हो जाएगा तो पूरा जो हमारा कल्टीवेशन सिस्टम है या कृषि एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगा, छोटे किसानों के पास पैसा नहीं रहेगा, मार्केट डाउन होगा, पैसे की कमी होगी देश में, तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होगी उसमें भी कमी आएगी। जो एक्सपोनेंशियली बढ़नी चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसमें डाउनफॉल, उसकी ग्रोथ में डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा, और पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ भी है। तो हमने मानसून को इतना डिस्कस क्यों किया और आज का ये वीडियो हम स्पेशली इसके ऊपर क्यों लेके चल रहे हैं, इसका एक यही रीज़न है कि मानसून हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मानसून के अध्ययन में इसके बाद हमने देखा था कि जेट स्ट्रीम किस प्रकार से प्रभावी हो रही है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। फिर इसके बाद हमने अल नीनो और ला नीनो धारा का, स्पेशली अल नीनो प्रभाव देखा था कि अल नीनो क्या है, इसके प्रभाव मानसून पर क्या क्या है। तो ये अब पिछले कुछ समय में इससे क्या गतिविधियाँ हुई, कुछ बातें जो रह गई थी वो जब हम अल नीनो पढ़ रहे थे तब बता रहे थे, तो वो मैं अभी यहाँ पॉइंट आउट कर देता हूँ कि हिमालय पर अब जब हम देख रहे थे अल नीनो जब प्रभावी होता है तो मानसून हमारा कमज़ोर हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये अल नीनो एक तरह की गर्म जलधारा है जो पेरू तट के निकट हमने देखी थी। हिमालय पर जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, एक तो बारिश कम हो और हिमालय पर बर्फ़ ज़्यादा पड़े, कि जैसे अभी इस साल की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वर्षा भी टेम्पोरल और रीजनल वेरिएशन हमारे यहाँ वर्षा में देखने को मिलती। किसी स्थान पर बहुत अधिक वर्षा होती, किसी स्थान पर नहीं होती। तो वर्षा की मात्रा कम हो और हिमालय पर बर्फबारी ज़्यादा हो तो लगता है अगले साल की अल नीनो आने की संभावना रहती। हो सकता है अगले साल अल नीनो प्रभाव, जो अल नीनो का प्रभाव है वो इंडियन मानसून पर देखने को मिल जाए। भारतीय मानसून की गतिविधि जो है, इन पूरे 2-4 वीडियो में हमने ठीक से समझने का प्रयास किया है। भारतीय मानसून किस प्रकार हमारे पूरे के पूरे
एग्रो वेस्ट सिस्टम, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और कहीं ना कहीं पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत को मानसून का जुआ, गैम्बल ऑफ मानसून भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय मानसून भारतीय जीडीपी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे प्रभावित करता है। आज बेसिकली हमको देखने थे क्लाइमेटिक रीजन, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल इनका एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्लाइमेटिक रीजन क्या है? बेसिकली हम इस वीडियो को केवल मानसून के महत्व के नाम से डालेंगे और कोई इतना इसमें केवल मानसून के बारे में ही हमने चर्चा करी। पूरे की पूरी रीजन में हमने क्या क्या पढ़ा है और इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो भी हमने थोड़ा देखने का। इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि इस तरीके के माध्यम से पढ़ने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक चीज़, बेसिकली हम इस पे दिखा तो ठीक से पाते हैं, बस मेरा फेशियल इंटरेक्शंस जो होना चाहिए वो उतना ठीक, एक जो भाव भंगिमाएँ टीचर की होती हैं वो थोड़ा देखने में ज़रूर आपको लगता है। अन्यथा वो जो सारी चीज़ें हम बोर्ड पे डिस्कस कर सकते हैं वो हम यहाँ भी उनको ठीक से देख सकते हैं। हमने बात करी थी भारत में वर्षा के वितरण प्रारूप की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मुख्यतः हम भारत को 3 वर्षा के रीजन्स में बांट देते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा का जो स्तर है 400 सेंटीमीटर से अधिक है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र, मध्यम, वैसे इसको हम बेसिकली 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। अधिकतम वर्षा, अधिक वर्षा, मध्यम वर्षा और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें 400, 200 से 400, 100 से 200 और 100 से कम। तो उस पूरे की पूरे मैप को भी हमने यहाँ पर देख लिया था कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं हमारे इतनी वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वो मैप आपको एक बार मैं फिर से यहाँ पे शो कर देता हूँ। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो आप मैपिंग टूल लेकर के पढ़ें। मैपिंग टूल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास मैपिंग टूल्स नहीं होंगे, अब वो चाहे आपकी एटलस हो, उसमें अगर आप चीज़ों को देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। लोकेशंस हो, टाइप्स हो, इसके अलावा आप मैप्स को ड्रॉ भी साथ के साथ करते हुए जाएं। वो चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हो या हमारे आप वीडियो देख रहे हो, कहीं पे भी जब आप ज्योग्राफी को स्पेशली स्टडी कर रहे हो तो आप उसमें मैपिंग टूल्स को साथ में लेकर के चलिए। तो ये आज का जो वीडियो था, मेरा ऐसी इच्छा थी नहीं कि हम मानसून के ऊपर वापस पुनः चर्चा करें। हमने एक पूरा की पूरा रोड मैप मानसून का देख लिया है। अगला जो वीडियो होगा हम क्लाइमेटिक रीजन्स के ऊपर लेकर के आएंगे। तो आज का वीडियो हम इसको लंबा नहीं करें, अगले वीडियो हम क्लाइमेटिक रीजन्स और कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू। और इंडिया का ये सेक्शन कंप्लीट करके फिर मैं वापस मूव करूँगा बीए फर्स्ट ईयर की ओर। तो आपको फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर हम आगे वाली जो यूनिट्स होगी उनको आगे के टाइम पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।